Okay, students, now the next political institution is executive. इसको कार्यपालिका भी कहा जाता है। अब हम बता चुके हैं आपको कि लेजिस्लेचर ने तो लॉ बनाने का काम किया और इम्प्लीमेंटेशन के काम के लिए एग्जीक्यूटिव आ जाती है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव क्या है ये आप देखेंगे कि अलग अलग लेवल पे एग्जीक्यूटिव के अलग अलग कंट्री में उसके नाम भी अलग होते हैं। और ये जो है ये एग्जीक्यूटिव जो है हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जब हम गवर्नमेंट बोलते हैं तो जो आम पब्लिक है वो एग्जीक्यूटिव को ही गवर्नमेंट मानती है। लोग पार्लियामेंट को गवर्नमेंट नहीं मानते, जबकि पार्लियामेंट भी गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गन है। पर नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा है उसमें एग्जीक्यूटिव को ही गवर्नमेंट माना जाता है। बच्चों, नॉर्मली जो ये एग्जीक्यूटिव होती है ये दो किस्म की है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसके लीडर को पीएम बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपने जो मदद के लिए बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको चुनते हैं और वो लिस्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। तो फॉर्मली ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट ही मिनिस्टर्स को चुन रहे हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो नॉर्मली प्रेसिडेंट उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, जो भी लिस्ट प्राइम मिनिस्टर ने दी है उस लिस्ट को वो मान लेते हैं। तो इस जो मिनिस्टर्स की लिस्ट बन गई, इस लिस्ट ये जो है इसको तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आ गए? प्राइम मिनिस्टर प्लस बाकी जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं बाकी वो सब इसमें आ जाते हैं। और अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती हैं कि जो एक किस्म के रियल वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करते हैं। ये देखो, इन डेमोक्रेटिव कंट्री देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। वन ऑफ द इलेक्टेड पीपल बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड, दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? जो कि विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड, एंड इन आवर कंट्री this specific period is 5 year. Okay, and now the second category of this executive is the people appointed on the long term basis. This is called the permanent executive or the civil servant. Persons working in civil services are called civil servant. They remain in office even when the ruling party changes. These officers work under the political executive and assist them in carrying out the day to day administration. तो समझ आ गया। दूसरी जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि आप कहोगे कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करते हैं, वो रिटायर होते हैं, उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। उनके रिटायरमेंट की एज मान लो 58 या 60 जो भी है वो होती हैं। एंड नॉर्मली ये सिविल सर्वेंट कहे जाते हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से चूज़ होकर IAS ऑफिसर्स मेनली जो होते हैं, PCS IAS ये लोग होते हैं। गवर्नमेंट बदलने से, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बदलने से या लोकसभा में इलेक्शंस में एक दूसरी पार्टी के जीतने या हारने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये परमानेंट रहते हैं। इनके नॉर्मल ट्रांसफ़र होते हैं। मान लो पहले ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, बाद में कभी हेल्थ मिनिस्ट्री में चले गए, फिर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में चले गए, तो इनके ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि 5 साल के बाद इनको बदल दिया जाए। तो ये लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं। दे आर वेरी लर्नड एंड एजुकेटेड पीपल। उनका कंपटीशन बहुत टफ फाइट करके उनको नौकरी मिली होती है। तो मिनिस्टर्स तो कई बार अलग तरह के बैकग्राउंड के आते हैं, उनकी सोच बहुत ऊंची होती है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल ऐसा पता नहीं होता, तो उनकी हेल्प के लिए सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो आपको बताया भी गया है, यहाँ पे देख सकते हो कि समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स ऑफ देयर मिनिस्ट्री।
ठीक है। तो उस समय लाइक डिफेंस, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइंस, अब मिनिस्टर को इनका डीप कोई नहीं पता कि भाई मान लो कंप्यूटर का ही है या डैम्स बनने का, क्या डैम की में टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है, क्या टेक्निक होगी, वो तो बस इतना डिसीजन ले लेंगे कि इस एरिया में ये डैम बनना चाहिए, लेकिन उस एरिया में किस तरह का डैम बनेगा, वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ये सब मदद के लिए, ये सब के लिए उनके पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे, दे विल वर्क ऑन इट। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो होते हैं परमानेंट एंड जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये एक दूसरे से मिल के काम कर रहे होते हैं, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो सुप्रीम मानी जाती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, और जो परमानेंट सिविल सर्वेंट्स हैं दे वर्क अंडर मिनिस्टर्स, बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो डेमोक्रेसी। तो लोग सबसे ऊपर हैं, सिटीजन्स सबसे ऊपर हैं, तो वो पावर्स जो हैं वो किसको दी गई हैं, मिनिस्टर्स को दी गई हैं। ये देखो यहाँ पे आपको फिर से बता दिया गया है ये बात कि दैट इज़ वाई मिनिस्टर टेक्स ऑल फाइनल डिसीजन, मिनिस्टर डिटेल्स ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव टू द जो भी उनके सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उनको वो अपना पूरा थीम, अपना पूरा आइडिया बता देते हैं कि हमको ऐसा चाहिए। तब मिनिस्टर इज़ नॉट ये देखिए, ये माना गया है कि हो सकता है कि वो एक्सपर्ट ना हो अपने काम में, तब भी उसको टेक्निकल असिस्टेंस के लिए उसको जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी मदद चाहिए, लेकिन डिसीजन लेने में वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब आप आइए, एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए, ये बहुत एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखो, ये प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की मदद के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और ये आप देखिए प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। ठीक है। देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, हम प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं डालते, हम वोट एमपी के लिए डालते हैं बस, और एमपी के वोट्स को गिन के ये देखते हैं किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले और उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर्स ऑफ। ये देखिए, ये आपको पता चल गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये इतने में देखना, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दिस इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया गया, समझ में आ गया? जिस पार्टी की मैक्सिमम सीट्स हैं उसके लीडर को बनाया। अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है तो कुछ पार्टी मिलके कोएलिशन कर देती हैं, मिली जुली सरकार बनती है, तो उस समय भी उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा जिसको वो अपना लीडर चुनेंगे। ठीक है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का कितना टेन्योर होता है, कितने साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो प्राइम मिनिस्टर का देयर इज़ नो डेफिनिट फिक्स्ड टेन्योर, द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स, he continues in power so long as he remains the leader of majority party। जब तक वो अपनी पार्टी का लीडर है, अगर बाई चांस पार्टी बोले कि अब हम उसे लीडर नहीं चाहते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे, या अगर नो कॉन्फिडेंस मोमेंट लोकसभा ले आए तो भी चेंज होंगे। ठीक है। अब उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है, तो आप देखेंगे कि आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को चुना जाता है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर्स को चुनने में
फ्री है। क्या कोई ऐसा पर्सन जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है मिनिस्टर बन सकते हैं? यस, वो बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है कि उनको दोनों हाउस में से एक हाउस का मेंबर विदिन 6 मंथ्स बनना पड़ेगा। 6 महीने में इलेक्शन लड़ के उन्हें एमपी बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाएंगे तो फिर उन्हें मिनिस्टर से रिज़ाइन करना पड़ेगा। मिनिस्टर्स लोकसभा या राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल मिनिस्टर। इसमें कितने मेंबर होते हैं ऐसा फिक्स नहीं है, यूजुअली 60 to 80 होते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। मिनिस्टर्स की कैटेगरी, मिनिस्टर्स कितने किस्म के होते हैं? तो फर्स्ट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं। दे यूजुअली आर द टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड पार्टीज who are charged in major ministries. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो है इसमें 25 मिनिस्टर्स होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने देखा कि सबसे पहले पीएम हो गए, फिर पीएम के नीचे जो आते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, फिर कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिन मिनिस्टर्स को कहा जाता है दे आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेज। उनको मिनिस्ट्री मिलती है लेकिन उन्हें स्टेट मिनिस्टर कहते हैं और अपना मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, उनके ऊपर कोई मिनिस्टर काम नहीं करता। तो वो एक किस्म से कैबिनेट मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे कम पावर उन्हें मिली है। वो भी कैबिनेट की मीटिंग्स में शामिल होते हैं जब उनको बुलाया जाता है। एंड स्टेट मिनिस्टर्स, थर्ड हैं स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम कर रहे होते हैं। जो मिनिस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, तो अकेले कैबिनेट मिनिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो उसकी हेल्प के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। इस स्टेट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है, ना कि अलग अलग स्टेट्स से। तो जैसे एक डिफेंस मिनिस्टर, फिर उनके नीचे डिफेंस के ही स्टेट मिनिस्टर्स। तो देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स जो ये होते हैं, तो ये लोग आपस में, इनके काम क्या होते हैं कि ये बार बार मिलते हैं। कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। कभी कभी इनके व्यू आपस में नहीं भी मिल रहे होते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेते हुए इनको एक दूसरे से गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। देखो इसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्टर्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का हो रहा है उसमें सभी मिनिस्टर्स का कंसर्न है। नाउ आइए पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स हैं? तो इसमें आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पावर के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर। तो इसको पॉइंट में लिखना। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। फिर ही सेकेंड पॉइंट इज he chairs cabinet meeting। ये सेकेंड पॉइंट, he chairs the cabinet meeting। ठीक है, वो कैबिनेट की मीटिंग का हेड होता है। थर्ड, he coordinate the work of different departments। His decisions are final in case of disagreement and arises between the departments। वो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके काम को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करना मतलब आपस में समझौता करना। अगर कुछ बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो वो उनको फाइनल एक डिसीजन देता है। फोर्थ, ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनकी काम की देखभाल, सुपरविजन करते हैं, और मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। फिफ्थ पॉइंट
किस मिनिस्टर को क्या काम मिलना है? द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क ऑफ द मिनिस्टर्स। वो किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कभी उससे, जैसे कि आपको याद होगा कि शुरू में श्रीमती स्मृति ईरानी MHRD थी, बाद में प्रकाश जावड़ेकर बन गए, तो उन्होंने सेम 5 साल में ही मिनिस्टर्स को वो चेंज भी कर सकते हैं। और इसी 5th पॉइंट में ही लिखना, ही हैज़ ऑल्सो पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, वो किसी को मिनिस्टर से हटा भी सकते हैं। एंड लास्ट में, इफ़ प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कारण रिज़ाइन कर देते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री अपने आप ख़त्म मानी जाती है, उन सब का रेजिग्नेशन ऑटोमेटिक मान लिया जाता है और पूरी मिनिस्ट्री फिर नई बनेगी। तो कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हमारी कंट्री में बहुत ही पावरफुल, पार्लियामेंट पावरफुल, कैबिनेट बहुत पावरफुल, और कैबिनेट में ही सारे मेन डिसीजन लिए जा रहे हैं, वही डिसीजन फिर पार्लियामेंट में आ रहे हैं। ठीक है, वही डिसीजन हमारे यहाँ जो एक और चीज़ है, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये इसको प्राइम मिनिस्ट्रल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इन इंडिया वी आर फॉलोइंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी or sometimes seen as the prime ministerial form of government. As political parties have come to play major role in politics, prime minister controls the cabinet and parliament through the party. ठीक है, और पर्सनल उनका जो ऑरा है, उनकी जो पर्सनल कैपेसिटीज़ हैं, इससे प्राइम मिनिस्टर कितने पावरफुल हैं डिपेंड्स अपॉन हिज पर्सनल गट्स। जैसे आपको इसमें बताया है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन लोगों को बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर माना गया था। इवन हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग तब होता है जब उसकी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छी मेजॉरिटी मिली हो, क्योंकि तब उसे सपोर्ट बहुत रहता है। जब पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं मिली होती, या कई बार वो 2-3 पॉलिटिकल पार्टी से मिलके कोएलिशन गवर्नमेंट बनी होती है, मिली जुली सरकार होती है, उस समय प्राइम मिनिस्टर उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पर प्रेशर डालती रहती हैं और उसको ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स, उसको बाकी पार्टीज़ की बातों को भी मानना पड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इस समय बीजेपी में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी मिली है। तो वो जो भी बिल लाते हैं, जो भी प्रपोजल लाते हैं, वो पार्लियामेंट में बहुत आसानी से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये साथ में खुद ये जो हमारे बहुत इंटेलिजेंट से कार्टून कैरेक्टर्स हैं, ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन, व्हाई डज दिस बुक रेफर द प्रेसिडेंट एज शी। हर जगह आपने देखा प्रेसिडेंट को शी बोला है, तो इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। बस इसके पीछे ये लॉजिक है कि हम नॉर्मली जब भी हम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात करते थे तो इनिशियली ही करके ही उसको डिस्क्राइब किया जाता था। तो टू गिव इम्पोर्टेंस टू बोथ जेंडर, नाउ दे हैव यूज्ड she for this post, and it is an assignment for you. You find out whether we have any women president in our country. ठीक है, तो ये आप इसमें कुछ ये जो साइट के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको आपकी एनालिटिकल पावर, आपकी रीजनिंग को बढ़ाते हैं, आपके दिमाग को सोचने में मजबूर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे। थैंक यू।